Good morning students. Today we have start Unit 9. आपके आज हम जेनेटिक्स शुरू करेंगे और जो किसको बिलोंग करती है यूनिट 9 को। आपकी 9th यूनिट है जेनेटिक्स है आनुवंशिकी, इसका अध्ययन करना है और दिस यूनिट belong to 3 chapters 35, 36 and 37. Today we have start 35 lesson or name of this lesson is known as Mendel's law of inheritance. यानी आपके ये जो लेसन है ये है मेंडल के आनुवंशिक नियम। इस अध्याय का नाम है मेंडल के आनुवंशिक नियम। आनुवंशिकता, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम ये पढ़ेंगे हम। टुडे आवर टॉपिक इज नोन एज मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। जो लेसन है उसका नाम ये है, आपका चैप्टर जो है ये वाला है 35 और नेम ऑफ द चैप्टर इज नोन एज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए सबसे पहले हमारी ये जो यूनिट है जेनेटिक्स यूनिट है, इसको हम यूनिट को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से लिंक रखती हैं, हेरिडिटी और जेनेटिक्स। आपकी हेरिडिटी आनुवंशिकता और जेनेटिक्स आनुवंशिकी, एक ही वर्ड है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले आनुवंशिकता हेरिडिटी, ये आपने बहुत नाम सुना होगा अपने घर में भी हेरिडिटी का, कि हेरिडिटी क्या होती है, संतानों के अंदर जो संतानें होती हैं ऑफस्प्रिंग जो होती हैं उनके अंदर अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आते हैं, लक्षण आते हैं, तो वो हेरिडिटी के कारण आते हैं। तो ये हेरिडिटी क्या होती है, ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर्स यानी लक्षणों का स्थानांतरण फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो होता है उसे तो हम कहते हैं आनुवंशिकता। और ये आनुवंशिकता किसको बिलोंग करती है, जेनेटिक्स को। तो दूसरी लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे, द प्रोसेस। अब वो तरीका, कौन सा तरीका, किसका तरीका, आपके ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी का, यानी जो आपके लक्ष्य ये जो मतलब ये ट्रांसफ़र होते हैं किसके अंदर, करेक्टर्स, हेरिडिटी करेक्टर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं और वो किसके जरिए होते हैं, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम कहते हैं आनुवंशिकी। क्लियर। आपको एक बार मैं और इस दोनों को रिपीट कर दूं, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि डिफाइन हेरिडिटी या डिफाइन जेनेटिक्स। तो विच लैंग्वेज यू हैव राइट, तो फर्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। और आनुवंशिकी में आप क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र, यानी जो मेथड होता है ट्रांसफ़र, मतलब एक तरीका जो होता है किसका, ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स का, जो आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं उनका, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो ये दोनों क्लियर हो गए कि आनुवंशिकता क्या होती है और आनुवंशिकी किसे कहते हैं। हिंदी वाले देखिए आप स्टूडेंट्स, हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, संतति में, संतति तो आप जानते ही हैं, आपका नवजीव, संतति में प्राप्त लक्षण, जो उसके लक्षण होते हैं वो अपने जनकों से ही प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, जनकों से, जिनका संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। और इसी तरह से आपके आनुवंशिकी, जिस विज्ञान में हम इस आनुवंशिकता का, आनुवंशिकी समझ गए लक्षणों का, यानी और जनकों और उनकी संतति की विविधता का अध्ययन करते हैं, तरह तरह के जो लक्षण होते हैं संतति के अंदर विभिन्नताओं का जो अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। जैसे इसका मैं फॉर एग्जांपल बता दूं आपको, आनुवंशिकी का माँ बाप एक होते हैं, संतानें अगर 3-4 हों तो हर एक में अपने अलग अलग लक्षण होंगे। यानी जो संतानें होंगी, 3 भाई बहन हैं तो संतानें हैं, उनके माँ बाप तो एक ही हैं लेकिन संतान 3 है, तो उस संतति में आपके जो लक्षण जो होंगे ना, आनुवंशिकता के जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे, विविध होंगे, वेरिएशंस मतलब होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। तो उसका अगर हम अध्ययन करें, उसकी हम स्टडी करें
तो दिस वर्ड इज नोन एज जेनेटिक्स। तो वो वर्ड आपका क्या कहलाता है? अनुवंशिकी। हो गया क्लियर? अनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो हमारा ये था। अब मैं और बता दूं आपको, इस अनुवंशिकी का यानी इस जेनेटिक्स का सबसे पहले अध्ययन किसने किया, इसकी सबसे पहले खोज किसने की, कौन सा वैज्ञानिक था? तो इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे। इसके अंदर आपका जो साइंटिस्ट था ये आपके कहाँ का था और इसकी क्या हिस्ट्री है ये देखना है। तो अनुवंशिकी का जो शब्द का जो प्रयोग है, ये जो वर्ड है अनुवंशिकी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रथम किसने किया था? आपके सर्वप्रथम अध्ययन जो है स्टार्टिंग तो किया था आपके वैटसन ने 1905 में, लेकिन मेन जो है आपके प्रथम खोज जो है, फर्स्ट डिस्कवरी का श्रेय आपके किसको जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, 1865 टू 66 इसके बीच में। तो ये जो थे जॉन ग्रेगर मेंडल, इन्होंने किया था। और ये कहाँ के थे ये भी मैं बता दूं आपको कि 22 जुलाई सन 1822 में मोराविया नामक गांव में, जो कि अब चेकोस्लोवाकिया के अंदर हो गया है, वहाँ इनका जन्म हुआ था एक माली परिवार के अंदर। मैं इनकी जॉन ग्रेगर मेंडल्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, ये ध्यान रखना। ये दर्शन शास्त्र थे, फिलोसफर थे और काफ़ी मतलब इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है इसके ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर। और ये 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रूनो शहर के अंदर धार्मिक मठ में पादरी के रूप में इन्होंने कार्य किया और इनको ग्रेगर की जो है उपाधि मिली थी। ये जो वर्ड है इसमें ग्रेगर, ये इनको एक सम्मानीय मतलब इनके रेस्पेक्ट के अंदर इनको एक उपाधि प्राप्त हुई थी, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेगर। इसलिए इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान आपके मेंडल, ये बोला जाता है। और इन्होंने 1851 में वियना, एक जगह का नाम है, वहाँ 3 वर्ष तक, वियना विश्वविद्यालय एक जगह है, वहाँ 3 वर्ष तक मैथमेटिक्स और नेचुरल हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान, का अध्ययन किया मेंडल ने। और फिर उसके बाद में अनुवंशिकी विषय पर इन्होंने अपने कई शोध कार्य किए और वो इनके जो शोध कार्य थे काफ़ी आपके सिद्ध या प्रसिद्ध भी हुए, साबित भी हुए, महत्वपूर्ण भी थे इनके कार्य। तो ये फिर वापस अपने ब्रूनो शहर लौट आए और वहाँ पर मॉडर्न स्कूल में इन्होंने अपना अध्ययन किया। और अध्ययन करने के दौरान इन्होंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, एक एक्सपेरिमेंट किया 8 वर्ष तक, किसके ऊपर? मटर के पौधे पर। और मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करने का इनका रीज़न क्या था? ये जो मटर का पौधा था ये बाइसेक्सुअल प्लांट था। बाइसेक्सुअल बोले तो द्विलिंगी, ये द्विलिंगी पौधा था। और दूसरा सेल्फ पॉलिनेटेड था, सेल्फ आपके पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड कहलाता है या सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं, स्वपरागित पौधा। इसमें स्व परागण होता है और इसकी फसल जो है जल्दी तैयार हो जाती है, इजीली, ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपके, यानी कम समय के अंदर ये पौधा जो है तैयार हो जाता है। दिस प्लांट इज डेवलप इन शॉर्ट पीरियड, सो वी सेलेक्ट पी प्लांट पाइसम सटैटो। 8 वर्ष तक इन्होंने इसके ऊपर प्रयोग किया है और इनके जो प्रयोग थे, मतलब इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण साबित हुए थे, लेकिन उस टाइम कोई ध्यान नहीं दिया गया था। और इन्होंने मटर के पौधे पर जो करे उसके बारे में एक बुक भी लिखी थी इन्होंने, जिसका नाम मैं आपको बता रही हूँ। आपके सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष 8 फरवरी से लेकर के और 8 मार्च 1865 तक इन्होंने अपनी प्रस्तुति दिए। और जो वार्षिक पत्रिका इनकी छपी, अब इसका नाम आएगा कि पात्रों में संकरण के प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक से इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और इसके अंदर अपने प्रयोग के परिणाम के आधार पर मेंडल ने अपने एक नियम बनाया, जिसका नाम हम जानते हैं आनुवंशिकता के नियम। तो अब आपका चैप्टर का नाम आ गया, क्लियर हो गया। तो ऐसे मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियम बनाए थे और मटर पौधे के ऊपर बनाए थे, और जिन्हें हम मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। वी हैव नोन मेंडलवाद, इसको हम मेंडलवाद बोलते हैं। और लगभग 34 इयर्स तक इनका जो कार्य था, शोध जो था, उन्होंने जो थीसिस पर इतना महत्वपूर्ण कार्य किया था, वो जो है अपेक्षित रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया।
फिर आपकी ये 3 साइंटिस्ट है, मैं इनका नाम बता रही हूँ तीनों साइंटिस्ट का। एक साइंटिस्ट तो था आपका हॉलैंड का, हू ब्रोडी-ब्रिज, ये हॉलैंड का साइंटिस्ट था, आपके जीव वैज्ञानिक हैं ये, और मतलब ये इसमें बॉटनिस्ट भी हैं, जूलॉजिस्ट भी हैं। ये जर्मनी का था वैज्ञानिक, जर्मनी से जो था वो कॉल कॉरेंस था। एक और वैज्ञानिक था ऑस्ट्रिया से, ये था इराक वॉन आपके शेमा। तो ऐसे 3 वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने भी, इन तीनों वैज्ञानिकों ने कब 19वीं सदी में ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी अपने यही प्रयोग करे और इन्हें भी वही परिणाम प्राप्त हुआ जो मेंडल को प्राप्त हुआ था। तो वापस इन्हें इन्हीं की याद आ गई मेंडल की, यानी इनके 34 वर्ष तक तो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। मेंडल ने जो भी अपने मेंडलवाद के नियम बताए थे आनुवंशिकता के, लेकिन जब इन तीनों वैज्ञानिकों ने आपके 1900 ईस्वी के अंदर, यानी 1900 सदी के अंदर जब अपने प्रयोग किए मटर के, तो उन्हें भी वही परिणाम प्राप्त हुआ जो मेंडल को प्राप्त हुआ था। तो इसी के बेस पर इन्होंने ही आपके आफ्टर दैट रिजल्ट जो परिणाम प्राप्त हुए थे, तो उसी के अनुसार मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से घोषित किया। यानी फिर आपका इनको मेंडल्स को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आपका ये भी छोटा शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। योर आंसर इज राइट, आपके जोहन ग्रेगार मेंडल या ग्रेगार जोहन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी जोहन ग्रेगार मेंडल जो है वो आपके आनुवंशिकी के पिता हैं या जनक है, ये कहा जाता है। अब देखिए किन कारणों से ये जो सफलताएं मिली, मैं उसके कुछ कारण बता दूं आपको इसमें। इसे सरलता से, अब ये जो मटर के पौधे को क्यों लिया गया, रीज़न ये है कि हम और किसी पौधे पर इसका एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर सकते थे। मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना, तो इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि ये जो पौधा है आपके बहुत ही सिंप्लीफाई था और इजीली पॉट के अंदर भी या ये मतलब शॉर्ट स्पेस में भी इजीली लग जाता था, और इसका जो लाइफ स्पेन जो था, जीवन काल जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, अल्प अवधि का होता है, और एक ही वर्ष में ये अपनी लाइफ जो है पूरी कर लेता है, और इनमें कई पीढ़ियों का अध्ययन भी इजीली आसानी से किया जा सकता था। इसलिए दूसरा मेन मैंने यहाँ रीज़न लिख रखा है कि जो पी प्लांट है बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, इट मे बी प्रेजेंट मेल एंड फीमेल, ये जेनेटल्स ऑर्गन्स यानी जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। यानी जनन अंग मतलब आपके मेल और फीमेल, यानी स्टेमन्स भी और गाइनोशियम भी, दोनों। स्टेमन्स तो मेल को बिलोंग करता है और गाइनोशियम फीमेल को, तो दोनों बोथ दी सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, सो वी से बाइसेक्सुअल एंड इट सेलेक्ट दिस प्लांट, पी प्लांट, इसलिए इन्होंने पी प्लांट को चुना। दूसरा सेल्फ पॉलिनेटेड था। सेल्फ पॉलिनेटेड तो होगा क्योंकि इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो किसी दूसरे पुष्प के से इसको पॉलिनेटेड करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट था। सो वी चूज दिस प्लांट, पी प्लांट। क्लियर हो गया ये। और इसमें कई पीढ़ियों तक जो इसके कैरेक्टर थे उसकी प्योरिटी का भी जो था उसका भी अध्ययन किया गया, और परपरागण भी हो सकता है इसके अंदर। मटर के पौधे जो है इसमें अब कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। मटर के पौधे में कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो पाए जाते हैं, अब मैं उनके बारे में बता दूं आपको कि मटर के पौधे में कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। देखिए आपके ये वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है कि मेंडल ने किन लक्षणों के कारण मटर के पौधे का चुनाव किया, ये ध्यान रखना। तो लक्षणों का चयन, सिलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये है अपना। आपके सिलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स में 7 कैरेक्टर्स थे जिसके कारण मेंडल ने इसका सिलेक्शन किया। सबसे पहला सिलेक्शन जो था वो था आपके हाइट ऑफ प्लांट, यानी पादप की ऊंचाई। हाइट ऑफ प्लांट, पादप की ऊंचाई, इसमें ये इसका एक लक्षण हो गया हाइट, और इसके विपर्यासी लक्षण यानी अपोजिट जो लक्षण थे
अब ये दो हो सकते हैं ऊंचाई में, या तो प्लांट जो बौना हो, ड्राफ हो, या प्लांट जो है टॉल, लंबा हो। तो जो लंबा होता है वो तो कौन से कैरेक्टर्स को बिलोंग कर रहा था? डोमिनेंट कैरेक्टर को। और जो ड्राफ प्लांट था वो कौन से कैरेक्टर को बिलोंग कर रहा था? अप्रभावी, यानी रिसेसिव कैरेक्टर्स को। ये भी ध्यान रखना। अब हाँ, अगर हम अब इसकी कुछ टर्म्स भी आएंगी, वो हम बाद में देखेंगे। मैं टर्म्स क्लियर करूँगी जेनेटिक्स से संबंधित। पहले आप ये देख लीजिए। अब दूसरा जो कैरेक्टर्स था वो था पोजीशंस ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प की स्थिति। पुष्प जो है प्लांट्स के ऊपर कहाँ अराइज होता है, कहाँ लगता है? कुछ पुष्प तो जो होते हैं वो टर्मिनल पे लगते हैं, बिल्कुल ऊपर, ये टर्मिनल, यानी इसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ। और कुछ पुष्प जो होते हैं एक्सिलरी, कक्ष में लगते हैं। तो इसमें शीर्षस्थ और कक्षस्थ, यानी टर्मिनल और एक्सिलरी, ये दो लैंग्वेज थी। टर्मिनल लैंग्वेज बिलोंग टू रिसेसिव एंड एक्सिलरी लैंग्वेज बिलोंग टू डोमिनेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल कम शेप ऑफ पॉट्स, फली का आकार। अब देखिए फली के आकार में आपकी जो मटर की फली जो होती है, लेग्यूम जो होती है फली, ये पॉट जो होता है इसका आकार, मटर की फली जो होती है आपकी, कुछ फलियां तो होती हैं ऐसे फूली हुई, और कुछ फलियां जो है ऐसे संकुचित होती हैं, इस टाइप की होती हैं। तो ये कंस्ट्रक्टेड यानी संकुचित फली, ये तो रिसेसिव को बिलोंग करेगी। और इनफ्लेटेड फूली हुई, ये फूली हुई किसको बिलोंग करेगी? डोमिनेंट कैरेक्टर को। प्रभावी कैरेक्टर जो है इसको बिलोंग करेगा। फिर आपके आता है ये इस 3 हो गए अपने। अब फोर्थ कैरेक्टर्स, कलर ऑफ पॉट्स। पॉट्स जो होता है फली के रंग को बोलते हैं। फली का रंग जो है आपके पीला और हरा। पीला रिसेसिव कैरेक्टर, यानी येलो जो है किसको बिलोंग करेगा? रिसेसिव कैरेक्टर को। और ग्रीन, हरा, ये आपके डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। डोमिनेंट समझिए जो अपना प्रभाव दिखाता है, मेन वो होगा। फिर आपके बीज का आकार, सीड का शेप क्या होता है? आपके जो मटर का सीड जो होता है, फ्रूट्स सीड्स कहलाता है इसका। जो ये फ्रूट जो होता है सीड में कन्वर्ट होता है। तो जो सीड है किसका? मटर का, पायसम सटाइडम का। ये जो है इसकी शेप के बारे में देखेंगे। तो कुछ सीड्स जो होते हैं वो तो आपके ऐसे झुर्रीदार होते हैं, और कुछ सीड्स जो होते हैं बिल्कुल राउंड होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। तो ये आपके झुर्रीदार, रिंकल्स जिसको हम बोलते हैं, जिसमें रिंकल्स पड़े होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, ये रिंकल्स पड़े हुए होते हैं, झुर्रीदार जो बीज होते हैं, ये रिसेसिव कैरेक्टर को बिलोंग करता है। नाउ नेक्स्ट है राउंड, गोल। ये राउंड कैरेक्टर जो है ये किसको बिलोंग करता है? आपके डोमिनेंट को। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट वी विल कम आपके बीज कवच का रंग। जो सीड कोट होता है ना, बीज का आवरण, एनवेलप ऑफ सीड्स, आप जानते हैं ना सीड्स का एनवेलप, टैगमेंट और टेस्टा दो होते हैं आपके। जो डाइकॉट बीज होते हैं उसमें 2 सीड्स कोट्स होते हैं। आप ये टेस्टा तो बाहर वाला कहलाता है, और टैगमेंट जो है अंदर जो होता है मेम्ब्रेनियस होता है, पतला झिल्लीनुमा वो। तो ये बीज का जो कवच है, सीड कोट जो है, ये 2 टाइप्स का होता है। कुछ बीजों का सीड कोट तो होता है वाइट कलर का, और कुछ बीजों का सीड्स होता है धूसर कलर का। सफ़ेद और धूसर, सफ़ेद बोले तो वाइट और धूसर बोले तो ग्रे। क्लियर? तो ये जो धूसर जो है, ग्रे कलर जो है आपके बिलोंग टू डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और वाइट सफ़ेद बिलोंग टू रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो ये अपना 6 कैरेक्टर्स था। ये सब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, विपर्यासी लक्षण हैं जो कि मटर के पौधे के अंदर पाए जाते हैं। अब 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या था? कलर ऑफ कॉटिलीडन्स। कॉटिलीडन्स होता है बीज पत्र। कॉटिलीडन्स जब हम इसको ये सीड्स को बोते हैं और फिर जैसे ही ये जर्मिनेट होता है तो उसमें जो स्ट्रक्चर्स निकलता है, 2 पत्र जो खुलते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉटिलीडन्स, जो आगे जाकर के क्या प्रोवाइड कराते हैं? शूट सिस्टम। तो ये जो कॉटिलीडन्स थे इनका भी कलर होता है। कुछ कॉटिलीडन्स जो है ग्रीन कलर के और कुछ येलो। तो येलो जो कॉटिलीडन्स का कैरेक्टर्स है, दे आर बिलोंग टू आपके डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और ग्रीन जो है दे आर बिलोंग टू आपका रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो ऐसे 7 कैरेक्टर्स के कारण आपके मेंडल ने किसका
सिलेक्शन किया मटर के पौधे का। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द ये या विच करेक्टर्स, यानी कौन से करेक्टर्स थे जिसको कि मेंडल ने चुना था, यानी किन लक्षणों के आधार पर या किन लक्षणों के चयन के आधार पर मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। किसके अंदर? आपके आनुवंशिकता के नियम को समझाने के लिए, या अपने प्रयोग के अंदर मेंडल ने मटर के पौधे में कौन से 7 लक्षणों को चुना, उनका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा इसका उल्लेख बता रखा और आपकी बुक में भी कंप्लीट दे रखा है। अब देखिए ये जो आपका इसमें जो डिस्क्रिप्शंस है, हम इसको इनके जो कारक होते हैं, जो जीन्स होते हैं या जो फैक्टर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपके इसमें फॉर एग्जांपल मैं एक का आपको बता दूँ एग्जांपल लिख करके 2-1 का, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होगा। अब जैसे आपके हमने एक कैरेक्टर ले लिया, हाइट ले ली, मैं फर्स्ट से बता रही हूँ आपके हाइट से। ये एक फर्स्ट कैरेक्टर्स है हाइट, ये फर्स्ट। अब इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होगा हाइट में? डोमिनेंट जो कैरेक्टर होगा इसका, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा टी, और रिसेसिव कैरेक्टर्स जो होगा इसका वो होगा स्मॉल टी। डोमिनेंट कैरेक्टर बोले तो टी का फुल मीनिंग क्या होगा? टॉल, और इट मीन्स स्मॉल टी, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट कैरेक्टर्स। अब इनके हम पेयर लेते हैं, पेयरिंग करते हैं इसको, जब हम एक्सपेरिमेंट में करते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या हो गए? दोनों एक दूसरे के अपोजिट कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर्स हो गए, हाइट फर्स्ट कैरेक्टर। इसी तरह से आप इन्हीं में से कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे आपने फली का आकार ले लिया, तो फली के आकार में जैसे आपने शेप लिया, शेप ऑफ पॉड, ये हमने बोला, तो शेप ऑफ पॉड में डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है गोल होता है, राउंड होता है। तो राउंड के लिए राउंड हम लिखते हैं, जैसे इसके लिए हम टॉल लिखते हैं, तो इसका जो जीन है आपका किसको बिलोंग करता है? टी को, और इसके ये जो है पेयरिंग करके लिखा जाता है, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे राउंड का रिप्रेजेंट होता है आर, तो ये आर किसको बिलोंग करता है? डोमिनेंट कैरेक्टर को। और इसका अपोजिट जो है हमेशा जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसको हम स्मॉल लेटर में राइट करते हैं, स्मॉल आर। अब रिंकल्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डब्ल्यू लिखेंगे, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ये तो लैंग्वेज में आ रहा है। लेकिन इसके जो फैक्टर्स हैं, आपके जीन जो है उनका रिप्रेजेंट कैपिटल और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर बिलोंग टू डोमिनेंट कैरेक्टर और स्मॉल लेटर बिलोंग टू रिसेसिव कैरेक्टर्स, इसको बिलोंग करता है। तो इस तरह से हम कोई सा भी कैरेक्टर्स लेकर के और इसके एक्सपेरिमेंट को शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में अब हम आनुवंशिकता के जो नियम है मेंडल्स के, तो हम इसके 2 नियम्स की स्टडी करेंगे। एक इसका नियम तो है आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा है लॉ ऑफ प्योरिटी या सेग्रीगेशंस बोलते हैं, और जो किसको बिलोंग करता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। तो नेक्स्ट हमारी ये जो वीडियो होगी इसी की बनेगी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, मतलब एक संकर अनुपात किससे कहते हैं? उससे आपके मेंडल्स के जो नियम हैं वो 2 नियम्स जो हैं वो वेरीफाई होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें आप देख लेना, जो भी नहीं आ रहा आप समझ में, ये जो है आपका इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और शॉर्ट में आपके 1 वर्ड के अंदर आनुवंशिकता या आनुवंशिकी किसे कहते हैं ये आ सकता है। देखिए नेक्स्ट वीडियो जो हम बताएंगे उससे पहले आज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका मैंने बताया ना मार्क्स वेट, इसका 5 मार्क्स का होता है। ये आपकी ये जो पूरी यूनिट है 5 मार्क्स की है। इसके अंदर से क्वेश्चन अवश्य आता है, और बोर्ड के अंदर जो आया हुआ है मैं आपको उसका बता दूं कि इसमें बोर्ड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। इस वाली यूनिट में से, इस वाली यूनिट के चैप्टर 35, ओनली दिस चैप्टर विच क्वेश्चंस विल बी कम टू बोर्ड एग्जाम, सॉरी आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आया बोर्ड एग्जाम में 2019 के अंदर, वो आपके क्वेश्चन नंबर 23 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 तो आपके 37 लेसन से था, ये जो था आपके 26 था। 2019 के अंदर जो आपके क्वेश्चन पुटअप हुआ था वो
बोर्ड के क्वेश्चंस जरूर ध्यान रखिएगा आप, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे ईयर में कौन सा क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। इस पर मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चंस बता रही हूँ। बोर्ड क्वेश्चन में अभी आपका जो सिलेबस है ये 2 ही साल में 2019 एंड 2020, और अब आप पेपर देंगे तो 2021 होगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें यूनिट तो पूरी मैंने 5 मार्क्स की बताई, पर इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन कम आउट हुआ है वो देख लीजिए आप। आपके 2090 में तो सेक्शन सी जो है हमेशा 3 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखना। और सेक्शन बी जो है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। आपके इसमें से तो 2 मार्क्स के आते हैं सेक्शन बी में से, और सेक्शन सी में से 3 मार्क्स के। तो 2090 के अंदर इसमें जो क्वेश्चंस था वो था डिफाइंड डायहाइब्रिड क्रॉस, यानी द्विसंकरण। संकरण को आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है इसकी, और एक्सप्लेन करना है मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट बाय चेकर वोट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और दूसरा जो है आपके 2020 के अंदर, इसके अंदर आपका जो था क्वेश्चन जो था ये आपके 2020 के अंदर सेक्शन बी में से था कि एक्सप्लेन कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस बोले तो सह प्रभाविता, डोमिनेंस प्रभाविता और को सह। और इसमें आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, वो था डाय हाइब्रिड क्रॉस। ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन इससे पहले अब इसी चैप्टर के अंदर जो 2020 है इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे मैं फोकस कर रही हूँ, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ध्यान रखना, मोनोहाइब्रिड पढ़ाऊंगी मैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस ईयर। ये ध्यान रखिए आप, नेक्स्ट वीडियो इसका होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, क्योंकि डायहाइब्रिड आपके 90 में आ चुका है, कोडोमिनेंस भी आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।